स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ जीएसटी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। लास्ट जो छोटा सा लेक्चर अपना बना था उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली इंट्रोड्यूस किया था कि जीएसटी होता क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और कौन कौन से चैप्टर है, कैसे सीक्वेंस पेपर को पढ़नी है, मैंने आपको पूरा लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब फर्स्ट चैप्टर जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर का पर्पस क्या है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, वो बहुत ध्यान से समझना। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई का मतलब बच्चों ये है कि सप्लाई कहते किसको है, सप्लाई कहते किसको है और कौन कौन से ऐसे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो गया, कौन कौन से ऐसी एक्टिविटी होगी, तब जाके आप कह सकते हो कि ये मीनिंग सप्लाई है। सर पहला क्वेश्चन सप्लाई पढ़ना ही क्यों है? पहला क्वेश्चन सप्लाई पढ़ना ही क्यों है कि सर आप ये तो बता रहे हो कि इस चैप्टर के अंदर अपन को ये पढ़ना है कि सप्लाई कहते किसको है, सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, सप्लाई के स्कोप के अंदर क्या क्या कवर होगा, पर इन सब बातों को बाद में करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि सप्लाई को पढ़ना ही क्यों है। सप्लाई को पढ़ना बच्चा इसलिए है क्योंकि जो चीज सप्लाई बनेगी जीएसटी भी उसी पे लेवी होगा और जो ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस की एक्टिविटी, जो भी अगर सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा वो जीएसटी के दायरे से कंप्लीट, जीएसटी की बाउंड्री से कंप्लीट आउट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज सप्लाई बन चुकी है वही चीज जीएसटी के अंदर कवर होगी और जो सप्लाई ही नहीं है वो जीएसटी के क्राइटेरिया के अंदर, जीएसटी के कोर्स के अंदर, जीएसटी के टाइप्स के अंदर आगे जाके किसी भी चैप्टर में कवर नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। इसके अंदर अपन को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सप्लाई कहते किसको है। अगर एक बार आपने ये समझ लिया बच्चों की सप्लाई कहते किसको है, उसके बाद आपका जीएसटी बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले सप्लाई स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं बता दूं, सप्लाई बनने के लिए दो बेसिक कंडीशन है, बहुत ध्यान से समझना, चैप्टर बहुत ही इजी है। सप्लाई बनने के लिए दो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन 1 एंड बेसिक कंडीशन 2। दो बेसिक कंडीशन है और 3 सप्लीमेंट्री कंडीशन है। इन 5 कंडीशन को आप याद कर लो, चैप्टर आपका फिनिश। सप्लाई बनने के लिए दो बेसिक कंडीशन है। पहली बेसिक कंडीशन क्या बताती है सप्लाई बनने के लिए कि बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, गुड्स या सर्विस होनी चाहिए, या तो गुड्स होगी बच्चों या फिर सर्विस होगी, और एक कंसिडरेशन आपका होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, पहली बेसिक कंडीशन सप्लाई बनने के लिए क्या चीज बता रही है कि गुड्स और बिजनेस होना चाहिए। पहली चीज, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो आपका बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो ट्रांजेक्शन आपके पर्सनल पर्पस का है यानी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो सप्लाई बनेगा ही नहीं, और सप्लाई नहीं बनेगा तो बच्चों जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो जीएसटी बनने के लिए जो पहली बेसिक कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं, जीएसटी लेवी होने के लिए, सप्लाई का मीनिंग समझने के लिए, वो क्या है कि सप्लाई वो माना जाएगा जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो और उस ट्रांजेक्शन में या तो गुड्स इन्वॉल्व हो या सर्विस इन्वॉल्व हो। बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, गुड्स या सर्विस इन्वॉल्व होना चाहिए, और तीसरा उसमें कंसिडरेशन यानी प्रतिफल, पेमेंट, मुद्रा, मनी इंक्लूड होनी चाहिए। 3 सब डिवाइडेड में डिवाइड किया है मैंने इसको पहली कंडीशन को। अगर थ्योरी वे में देखा जाओगे तो थ्योरी तो 3-4 लाइन की लंबी है, मैंने 3 की वर्ड में आपको पूरी पहली बेसिक कंडीशन समझा दी है कि सप्लाई बनने के लिए पहली बेसिक कंडीशन क्या कहती है कि जो ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, पहली बात तो वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरी बात वो या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन उसमें कंसिडरेशन यानी मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर तीनों बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा, सप्लाई। सर कंसिडरेशन का मतलब क्या पेमेंट नकद में मिलना चाहिए? नहीं, कंसिडरेशन का मतलब ये होना चाहिए कि मनी इन्वॉल्व है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, मनी इन्वॉल्व है, चाहे वो ट्रांजेक्शन कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। जैसे मैंने बिजनेस है, मेरा बिजनेस है XYZ लिमिटेड, मेरे बिजनेस का नाम है XYZ लिमिटेड, मैंने ABC लिमिटेड से गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपए का, क्या वो सप्लाई में कवर होगा? यस। पहली बात, ये जो परचेज का ट्रांजेक्शन है क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है? यस। जो मैंने गुड्स परचेज किया वो क्या गुड्स के डेफिनेशन में आ रहा है? यस। तीसरा, कितने का परचेज किया था? 1 लाख रुपीस का, क्या मनी इन्वॉल्व हो गई, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया? यस। मतलब वो सप्लाई बन चुकी है, चाहे मैंने उसको 1 लाख का पेमेंट किया है चाहे फ्यूचर में करूंगा, डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका 1 लाख रुपया लग गया ना, मनी इन्वॉल्व है ना, मतलब वो सप्लाई है। तो सप्लाई बनने की पहली कंडीशन क्या बच्चों, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन यानी मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। वापस आपको क्लियर कर रहा हूँ, कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि पेमेंट नकद में दिया गया हो, कैश पेमेंट हो, वो क्रेडिट भी हो सकता है, बस उस ट्रांजेक्शन के अंदर मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ओके, सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए। सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या है,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, ध्यान देना गुड्स वर्ड नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, कंसिडरेशन के साथ होनी चाहिए, मतलब मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तीसरा, वो चाहे बिजनेस के पर्पस के लिए हो चाहे ना हो, दोनों चलेगा, चाहे बिजनेस के पर्पस के लिए हो चाहे ना हो, दोनों चलेगा। सर समझ में नहीं आई, ये कंडीशन तो बहुत ऊपर से गई है, बहुत ध्यान से समझना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या, ये चीज क्लियर है कि आप इंडिया के रहने वाले हो और अगर आपने फॉरेन से किसी से कोई सर्विस मंगाई है तो वो क्या कहलाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कंसिडरेशन का मतलब ऐसी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्री में नहीं होनी चाहिए, उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ मनी का पेमेंट उसको किया गया होना चाहिए। तीसरा, बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे नहीं हो, दोनों चलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए फॉरेन से कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है, वो भी जीएसटी में कवर होगी, वो भी सप्लाई बनेगा। बिजनेस पर्पस के लिए अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है तो भी वो बिजनेस में कवर होगा, पर कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन होना चाहिए। सर एग्जांपल देके बताओ, मेरा घर का कोई पर्सनल मैटर चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, मैंने फॉरेन से कोई लॉयर हायर किया, मैंने फॉरेन का कोई वकील हायर किया और उसको मैं 50,000 रुपए का पेमेंट कर रहा हूँ, क्या वो सप्लाई माना जाएगा? यस। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। लॉयर कहाँ का, वकील कहाँ का है, फॉरेन का। सेकंड, कितने रुपए का पेमेंट कर रहा हूँ, 50,000 का, तो कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है। तीसरा, वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, पर्सनल पर्पस के लिए है, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपने फॉरेन के किसी कंसल्टेंट से, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने विदेशी कंसल्टेंट से, फॉरेन के किसी कंसल्टेंट से सलाह ली, बिजनेस को बढ़ाने के लिए फॉरेन के किसी कंसल्टेंट से आपने क्या दी, एडवाइस ली, सलाह ली, क्या वो सप्लाई माना जाएगा? यस, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है, कंसिडरेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये दो बेसिक कंडीशन होती है, ये दो बेसिक कंडीशन में जो ट्रांजेक्शन आ गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, मतलब ये फॉरेन से। दूसरी बात, वो चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के, तो वो सप्लाई के क्राइटेरिया में नहीं आएगी। ओके, अपनी कवर हो चुकी है कि जो ट्रांजैक्शन इन दो बेसिक कंडीशन में आएगा वो क्या माना जाएगा, आपका सप्लाई। लेकिन इन दोनों बेसिक कंडीशन में एक चीज कॉमन थी बच्चों, ध्यान देना, इसमें फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या कह रही थी कि कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरी बेसिक कंडीशन भी क्या कह रही थी कि कंसिडरेशन होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, क्या बिना कंसिडरेशन के कोई ट्रांजेक्शन होगा तो क्या वो सप्लाई नहीं बनेगा क्या? या क्या कोई बिजनेस का ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, क्या वो सप्लाई नहीं माना जाएगा? यस, माना जाएगा। उसके लिए कौन सा शेड्यूल आ रहा है, शेड्यूल फर्स्ट। तो शेड्यूल फर्स्ट क्या कहता है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। यानी शेड्यूल फर्स्ट आपका ये बताता है कि वो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन, शेड्यूल वन क्या बताता है, वो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जिनमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। इस शेड्यूल वन में आते हैं आपके 5 ट्रांजेक्शन। शेड्यूल वन क्या कहता है कि वो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो सारे ट्रांजेक्शन जिनमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी उनको क्या माना जाएगा, सप्लाई। वो कौन सा बताता है आपको बच्चों, शेड्यूल वन। शेड्यूल टू आपको सप्लाई नहीं बताता है, शेड्यूल टू क्या करता है, आपको सप्लाई को क्लासिफाई करता है। शेड्यूल टू आपका सप्लाई को क्लासिफाई करता है कि वो सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की। शेड्यूल टू क्या करता है, सप्लाई को क्लासिफाई करता है कि जो आपकी सप्लाई बन चुकी है, सप्लाई किस केस में बन चुकी है, दोनों बेसिक कंडीशन में और शेड्यूल वन में, जो सप्लाई आपकी बन चुकी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो कौन बताता है, आपका शेड्यूल टू। कि भैया जो ऊपर 3 कंडीशन में आपकी सप्लाई बन चुकी है वो शेड्यूल टू ये बताता है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। सबसे लास्ट में शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल थर्ड उन ट्रांजेक्शन को बताता है जो सप्लाई नहीं बन सकते। शेड्यूल थर्ड उन ट्रांजेक्शन को बताता है जो कि सप्लाई नहीं बन सकते। वो बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन जो सप्लाई की डेफिनेशन से कंप्लीट आउट है, उनको कौन बताता है, शेड्यूल थर्ड। अब एक हल्का सा रिवीजन मैं आपका थोड़ा सा ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर कौन सा अपन स्टार्ट किया है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। पहली बात बच्चों मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जीएसटी के अंदर टोटल आपके 30 to 35 लेक्चर बनेंगे। काफी शॉर्ट के अंदर मैं जीएसटी को कंप्लीट करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लेक्चर देखो, आप लेक्चर को कंप्लीट देखना।
अगर लेक्चर को आप स्किप करके देखोगे, आगे बढ़ा के देखोगे, थोड़ा पढ़ा उसको आगे किया, तो आपको कभी भी वो चीज समझ में नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी कंसेप्ट पढ़ना हो, कोई भी स्टडी अगर अपन को करनी हो ना, तो उसके लिए आपको उसको कीप वॉच, कंटिन्यू वॉच करना पड़ता है। मेरा प्रॉमिस है जीएसटी आपका 100% स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं अपन? सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं बनेगा वो जीएसटी के दायरे से कंप्लीट बाहर होगा। या इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि जो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए अपन को सबसे पहले जीएसटी को स्टार्ट करने से पहले अपन को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सप्लाई कहते किसको है। उसके लिए अपन ने दो बेसिक कंडीशन पढ़ी थी। पहली बेसिक कंडीशन ये कह रही थी कि सप्लाई बनने के लिए वो ट्रांजैक्शन बिजनेस का होना चाहिए, दूसरा उस ट्रांजैक्शन में या तो गुड्स या सर्विस इन्वॉल्व होनी चाहिए, और तीसरा उस ट्रांजैक्शन के अंदर कंसिडरेशन यानी पेमेंट या मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन मनी इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई नहीं बन सकता। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या कह रही थी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, यानी फॉरेन से आपने कोई सर्विस मंगाई हो। सेकंड, उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन का मतलब मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तीसरा, ऐसी इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब पर्सनल पर्पस के लिए अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है पैसे देके, तो वो भी आपका सप्लाई बनेगा। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब मैं बच्चों बार बार क्लियर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलती करते हैं। कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं कि आपने नकद पैसा देके लेके आए हो, आपने कैश पेमेंट किया हो डायरेक्ट, नहीं। कंसिडरेशन का मतलब क्रेडिट भी हो सकता है, बस उसके अंदर मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। मतलब आपने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसके बदले में आपको पेमेंट करना है, चाहे पेमेंट अभी किया हो चाहे फ्यूचर में करना हो, वो डज नॉट मैटर। ओके, दो बेसिक कंडीशन के बाद में शेड्यूल फर्स्ट वो 5 ट्रांजैक्शन बताता है जिनमें कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वो सप्लाई माने जाएंगे, क्योंकि दोनों बेसिक कंडीशन कंसिडरेशन पे जोर दे रही थी। तो शेड्यूल 1 क्या कहता है कि वो 5 ट्रांजैक्शन जिनमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो भी वो क्या माने जाएंगे? सप्लाई। तो ध्यान देना बच्चों, केवल 3, 2 बेसिक कंडीशन और एक शेड्यूल, ये तीनों चीजें आपको बताते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई बनेगा या आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं बनेगा। वापस बता रहा हूं, सप्लाई क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं बन सकता वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। अगर बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप जीएसटी कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आगे जाके जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर आ रहे हैं उनके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन आएगा, सबसे पहली कंडीशन आपको यही देखनी पड़ेगी कि वो सप्लाई है या नहीं है। तो सप्लाई कहां से बन सकती है? केवल 3 जगह से, 2 बेसिक कंडीशन और एक शेड्यूल 1 से। अगर 3 कंडीशन में जो सप्लाई बन गई, उसके बाद अपन जाते हैं शेड्यूल 2 पे, कि जो चीज आपकी सप्लाई बन चुकी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्लियर? शेड्यूल 2। शेड्यूल 3 ये बताता है कि वो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जो सप्लाई कभी बन ही नहीं सकते, वो ट्रांजैक्शन जो सप्लाई बन ही नहीं सकते, वो किसके अंदर आते हैं? शेड्यूल 3 के अंदर। ओके गाइस, शेड्यूल 1 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।